Hello, good morning students. Now you are in 10th class and the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation. Today I will discuss about this chapter. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना है, टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शंस को हम लर्न करते हैं। तो रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रिएक्शन होते क्या है, और रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए हमें केमिकल चेंज को समझना होगा। और केमिकल चेंज आप लोग 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंज ऐसा कोई भी चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, हम उसे कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है। और जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, हम कहते हैं फिजिकल चेंज हुआ है। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। बहुत सारे एग्जांपल्स किए होंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वेपर एक फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज, स्विच ऑन द लैम्प इज फिजिकल चेंज। बट तुमने कुछ केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। केमिकल चेंज दैट मीन्स बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्ड फॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जो हम लोगों की सराउंडिंग में हो रहे होते हैं, जिनमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। हम ये ऑब्जर्व जनरली डेली लाइफ में नहीं करते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली हम जब उसको ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि जो मिल्क विच इज स्वीट इन टेस्ट में स्वीट होता है, बट जब कर्ड फॉर्म होता है तो ये टेस्ट में खट्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका रीजन है, उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है। इसी तरह से जो आयरन है, आयरन ब्लैक होता है, जेन्युइन कलर, बट ब्राउन हो जाता है जब रस्टिंग होती है। ब्राउन क्यों हो गया है? उस पर एक रस्ट, एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। रस्ट इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसकी वजह से इसमें कलर चेंज हुआ है। यानी कि अगर हम देखें ऐसा कोई भी चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, या कलर चेंज हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वो केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंजेस में कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, सोरिंग मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आयरन, जो प्योर आयरन है, एक एलिमेंटल आयरन है, एलिमेंट के फॉर्म में है, वो ब्लैक है, लेकिन जब इस पर रस्ट फॉर्म होता है तो ब्राउन हो जाता है। नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, फेरिक ऑक्साइड, इस वजह से ये ब्राउन हुआ है। ऐसी बर्निंग ऑफ फ्यूल, आप देख रहे हैं वुड जल रही है, लेकिन वुड जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर हीट में कन्वर्ट होकर के ये खत्म हो जाएगी और यहाँ पर एस बचेगा, यानी कि वुड वापस नहीं होगी। इट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही है, आप पहले ग्रीन फ्रूट्स देखते हैं, बाद में कलर चेंज होकर के येलोइश या रेडिश हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंजेस in which new substance are formed. So now it is clear, chemical changes in which the new substance is formed. Now we are coming to chemical reaction. Chemical reaction involve breaking of chemical bond of the reactant and formation of the product by the rearrangement of these atoms. यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, अब हम बात केमिकल रिएक्शन ही कर रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन जिनमें जो सब्सटेंस ओल्ड सब्सटेंस हैं, एग्जिस्टिंग सब्सटेंस हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनमें आपस में रिएक्शन होता है, उनके बॉन्ड टूटते हैं
और रीअरेंजमेंट से नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नए बॉन्ड फॉर्मेशन से नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो आप देखेंगे इस पिक्चर में, यहाँ हाइड्रोजन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, जो इनके बॉन्ड्स आपस में हैं वो टूट रहे हैं, और इधर वाटर यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो जो पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, इट मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में जिसके बॉन्ड टूट रहे हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट होगा, और जो फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट होगा। तो आगे हम यही देखेंगे कि किसी रिएक्शन में अब दो टाइप के सब्सटेंस को हम डिफाइन करेंगे। एक वो सब्सटेंस है जो किसी केमिकल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है, और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। रिएक्शन में देख सकते हैं, इधर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म MgO, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो जिसमें रिएक्शन हुआ वो तो रिएक्टेंट है, और जो फॉर्म हुआ है वो प्रोडक्ट है। सेकेंड रिएक्शन में भी CaO plus H2O or CaOH whole twice with the evolution of heat, यानी कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन। याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड also known as सिलेक्ट लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड कॉमनली नोन एज क्विकलाइन। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट है। क्योंकि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So what is exothermic reaction? The exothermic reaction in which the heat is evolved. Chemical reaction in which heat is evolved is called exothermic reaction. Next reaction में भी आप देख रहे हैं कि Fe plus H2O यानी आयरन और वाटर, इनमें रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्टेंट हैं, और इनसे जो फॉर्म हुआ है वो Fe3O4 एंड H2। Fe3O4 इट इज टेट्राफेरो ऑक्साइड, जो प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस रिएक्शन में, यानी फर्स्ट रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड रिएक्शन में आयरन एंड वाटर आर रिएक्टेंट्स, फेरिक ऑक्साइड and hydrogen are product. So there are two type of substances in a chemical reaction. First, the reactant in which the reaction takes place, and second is product which is formed during the reaction. Next, now we are coming to the type of chemical reaction. Type of chemical reaction. There are many type of chemical reaction. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and redox reaction. So we will discuss here the type of reaction, and the first is combination reaction. Combination reaction, as the word combination means combine होना, सबको पता है। combination किससे बना है? combine means जुड़ना आपस में। जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO plus H2O gives CaOH whole twice। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म हुआ है वो एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। एक प्रोडक्ट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। अगर हमने कभी सुना हो, कभी देखा हो, व्हाइट वॉश करते थे इन प्रीवियस टाइम, बिफोर सम ईयर्स,
हम देखते हैं कि घरों में जो आज डिस्टेम्पर या पेंट या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, पहले अक्सर व्हाइट वॉश ही होता था और व्हाइट वॉश में कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पर यूज किया जाता है, वॉश किया जाता है वॉल्स को इससे। द लेयर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द वॉल्स absorb carbon dioxide from air to form a shiny layer of calcium carbonate on the walls. So, white wash means कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर लगा दिया गया, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने मार्केट से नहीं खरीदा हुआ है, हमने लिया हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया गया, उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पर यूज किया गया वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और एक शाइनी लेयर बन जाती है दीवारों पर। दिस इज नोन एज व्हाइट वॉशिंग। सो द कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ फॉर्म हुआ है, लाइमस्टोन, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर हमें कोई गैस को आइडेंटिफाई करना है कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमें क्या करना होगा, इस गैस को लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करना होगा। अगर वो व्हाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्या किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कर दिया। अगर सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है तो हम कहेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये मिल्की क्यों हुआ है? This the milky color is obtained due to the formation of calcium carbonate in the solution। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ने, जब कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन किया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है which make the solution milky। Next, burning of coal, it is also a combination reaction। In this reaction, C यानी कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में भी कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं जो कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यानी टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH अमोनियम क्लोराइड, NH3 प्लस एसिड, यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। इस रिएक्शन में भी आप देख रहे हैं कि अमोनिया और एसिड दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, लेकिन जब इसमें रिएक्शन होगा, इन्हें हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा और वो एक प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड। सेम कार्बन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन, magnesium combined with oxygen to form magnesium oxide, hydrogen combined with nitrogen to form ammonia। These are the examples of combination reaction। Combination reaction means in which two or more reactants combine together to form a single product is called combination reaction। Generally combination reaction exothermic होते हैं। Exothermic in which heat is evolved। Next type of reaction, decomposition reaction। Decomposition reaction also adds the word decomposition। Decomposition means break होना, टूटना। जब कोई चीज टूटती है तो हम कहते हो डिकम्पोज हो गई। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में भी होगा। जब कोई रिएक्टेंट अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। So in simple words, we can define a reaction in which single reactant breaks down to give
simpler product is called decomposition reaction. Products यानी एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, अगर इसको हीट किया जाता है ये ब्रेक हो जाता है. अब देख रहे हैं रिएक्शन में CaCO3, इसको हीट किया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट एक है, हीट करने पर ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है. दो प्रोडक्ट, that is calcium oxide and carbon dioxide. This is decomposition reaction. Calcium oxide or lime form the above equation is used in manufacturing of the cement glass. यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज भी है. ये सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम ऑक्साइड का. नेक्स्ट एग्जांपल, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट ये क्रिस्टल्स के फॉर्म होता है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. जब इसको हीट किया जाएगा डिकम्पोज होगा, ब्राउन कलर का Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा. एक पंजेंट स्मेलिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी. यानी रिएक्टेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रिएक्टेंट और वो है FeSO4. बट इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक्चुअली FeSO4 जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ये FeSO4 7H2O, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट 7H2O इसके साथ अटैच होंगे. जब इसको पहले हीट किया जाएगा तो 7H2O रिमूव होते हैं. इट इज कन्वर्टेड टू सॉलिड सब्सटेंस FeSO4 which on further heating decompose into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Next example, lead nitrate. When lead nitrate is heated strongly, it also breaks down into lead oxide, nitrogen dioxide gas and oxygen gas. lead oxide एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है. lead oxide फॉर्म होगा lead nitrate. lead nitrate जो है वो एक व्हाइट कलर का पाउडर है और ये पाउडर जब हीट किया जाएगा तो इसमें ब्राउन कलर की फ्यूम से रिमूव होती है. ब्राउन कलर की फ्यूम, ब्राउन कलर की फ्यूम, इट indicate the evolution of nitrogen dioxide. That means it is the important feature of nitrogen dioxide, the color brown. If there is brown fumes during the heating of lead nitrate, so it indicate the evolution of nitrogen dioxide. Electrolysis of water. Electrically, water can be decomposed into hydrogen and oxygen. It is also decomposition. Silver chloride, a white powder, when exposed to sunlight, it also decompose into silver and chlorine. हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट पाउडर को एक छोटे से किसी बर्तन में लेके धूप में रखते हैं तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि सनलाइट में उस बर्तन में जिसमें हमने सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ था वहां जो व्हाइट कलर का पाउडर था वो ग्रे हो गया है. ग्रे क्यों हो गया है? उसका रीजन यही है कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो गया है, क्लोरीन रिलीज कर गई है और सिल्वर केवल रह गया है आपके उस कंटेनर में एंड सिल्वर इज ग्रे इन कलर. डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड भी एक ऐसा कंपाउंड है जो लाइट में ब्रेक हो जाता है. जब लाइट में इसको रखते हैं ये भी सिल्वर में और ब्राउन कलर की एक फ्यूम्स में यानी जो गैस निकलेगी Br2.
ब्रोमीन गैस ये ब्राउन कलर की होगी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक हो गया है, डिकम्पोजिशन हो गया है, सनलाइट की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी यूज हो रही है, चाहे वो हीट के फॉर्म में यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज हो रही है, या फिर लाइट के फॉर्म में यूज हो रही है। ठीक है, तो अगर हीट के फॉर्म में यूज हो रही है तो हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, और अगर हीट के फॉर्म में हो रही है तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रही है तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होगा, और अगर लाइट के फॉर्म में हो रही है तो इसे हम फोटो डिकम्पोजिशन भी कहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये सिल्वर ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड का यूज फोटोग्राफी में होता है, वो भी एनालॉग यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, और फोटोक्रोमिक ग्लासेस में, वो ग्लासेस जो आपके स्पेक्स में यूज होते हैं, जो लाइट में आते ही डार्क हो जाते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन एनालॉग फोटोग्राफी एंड फोटोक्रोमिक ग्लासेस। तो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन। अभी आपने देखा कि डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन, अब इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। कम्बिनेशन में क्या था कि रिएक्टेंट का कम्बिनेशन हो रहा था, एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है और कई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया है, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। Now next one is the displacement reaction. In displacement reaction, more reactive element will displace the less reactive element. अब कैसे पता चले हमें कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? उसके सॉल्ट से। इसके लिए हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी जो सामने आपकी क्लियर है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसमें जो पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट की गई है। एलिमेंट्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। इस एक्टिविटी सीरीज में भी हम एलिमेंट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। बट जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो काफ़ी रिएक्टिविटी उनकी कम होती है, यानी किसी भी एसिड से, अगर कोई एसिड में हम इन मेटल्स का यूज करें तो उससे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें दो सॉल्ट, हम ऐसे रिएक्शन लेंगे जिनमें दो सॉल्ट सोल्यूशन होंगे, उन दो सॉल्ट सोल्यूशन को आपस में ऐड करेंगे। अब दो सॉल्ट सोल्यूशन है, दोनों में आइंस होंगे। अब जो नया कंपाउंड बनेगा वो उनके एक्सचेंज से, यानी जो उनमें आइंस हैं आइंस का एक्सचेंज होगा, आइंस के एक्सचेंज से नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, यानी द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आइंस टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में आप देख रहे हैं कि अगर ये जब डिजोल्व करेंगे वाटर में होगा ये, तो बेरियम आइन और क्लोराइड आइन के फॉर्म में होगा, जबकि सोडियम सल्फेट सोडियम आइन और सल्फेट आइन के फॉर्म में होगा। यानी बेरियम क्लोराइड किस फॉर्म में होगा? बेरियम आइन और क्लोराइड आइन। सोडियम सल्फेट किस फॉर्म में होगा? सोडियम आइन और सल्फेट आइन। लेकिन जब एक ही कंटेनर में ये मिक्स होंगे, एक सोल्यूशन में होंगे, इन्हें ऐड करेंगे, तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड का बेरियम आयन सोडियम सल्फेट के सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म कर देगा, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। व्हाइट कलर का होगा ये। और दूसरा कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो सोडियम क्लोराइड, जो कि आइंस के फॉर्म में रहेगा। यानी इस रिएक्शन में दो सोल्यूशन जब हमने ऐड किए हैं, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो उसमें बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। सेकेंड रिएक्शन में लेड नाइट्रेट सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, जब हम इनको मिक्स करेंगे
तो इसमें येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा। हम इसे फिल्टर करके सेपरेट भी कर सकते हैं, ये होगा लेड आयोडाइड। और दूसरा जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं एक सिल्वर नाइट्रेट का और दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड और इन्हें आपस में ऐड कर देते हैं, तो इससे जो एक नया प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। जो सिल्वर ब्रोमाइड होगा ये व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा ये। तो इन सभी रिएक्शन में एक चीज आप देख रहे हैं कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस सभी में फॉर्म होगा है और कंडीशन ये है रिएक्शन की कि दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशन के फॉर्म में है। दोनों सोल्यूशन का मतलब है दोनों वाटर में सॉल्युबल, दोनों एक ट्रू सोल्यूशन के फॉर्म में है। अब जब इन्हें ऐड किया गया है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उनमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जरूर फॉर्म हो रहा है जिसे हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो दीज रिएक्शन आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। दीज रिएक्शन आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं जो शायद हमने पीछे नहीं बताए थे डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन के साथ, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन है। जब आयरन नेल्स, आयरन के कोई भी पीसेस या उसके नेल्स जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है ये ग्रीन हो जाएगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। क्यों डिस्प्लेस किया है? जैसा हमने पहले बताया था कि आयरन सीरीज में कॉपर से ऊपर है और जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम होती है, ऊपर वाला नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, आयरन से फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ है और कॉपर अलग हो गया। लेकिन ये कॉपर अलग होकर जाएगा कहाँ? ये डिपोजिट हो जाएगा उन्हीं आयरन नेल्स और उनके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी रेडिश ब्राउन कलर की। तो हम इस रिएक्शन में जो ऑब्जर्व करेंगे वो हम देखेंगे कि एक तो सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ है, दूसरा जो आयरन नेल्स हमने उसमें रखे थे वो रेडिश ब्राउन कोटेड हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जिंक जो सिल्वरी व्हाइट एक मेटल है, इसकी एक हम रॉड अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखते हैं तो इसमें जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर अलग होकर के कहाँ जाएगा? वो भी इसी तरह से जिंक पर डिपोजिट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन में लेड और कॉपर क्लोराइड का एग्जांपल है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये लेड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट में जिंक फेरस सल्फेट में रिएक्शन कराया जा रहा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये जिंक आयरन को भी डिस्प्लेस करके और जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द insoluble substance is formed called precipitate and the reaction is known as precipitation reaction. Now the redox reaction. redox reaction बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रेड और ऑक्स दो वर्ड्स मिलकर बनता है। रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो हम पहले देखते हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन को भी हम 3 पॉइंट में डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन एक ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या कहा मैंने? कि अगर ऐसा कोई भी रिएक्टेंट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है
या उससे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन में ठीक इसके अपोजिट होगा, यानी कि रिएक्शन में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, हम कहेंगे उसका रिडक्शन हुआ है। तो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मींस ऑन द बेसिस ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, बट जो एग्जांपल आपका पेपर में या 10th क्लास कोर्सेज में वो जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर ही पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो भी रिडक्शन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है। तो सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? आपको पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल। यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन के जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जब ये लूज करेगा सोडियम तो हम कहेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हम कहेंगे इसका रिडक्शन हुआ है। यानी कि सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज सोडियम, विच गेट रिड्यूस क्लोरीन। सेम इन सोडियम एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर भी वही होगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन करेगा, और तब एक आयनिक कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। इट इज आल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सोडियम का। यानी सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज सोडियम, सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म कॉपर एंड H2O। इस रिएक्शन में आप क्लियर देख रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, इससे प्रोडक्ट में केवल Cu दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कहाँ गया? रिमूव हुआ इससे, लेकिन वो रिमूव होकर के वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। जो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जहां ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है उसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो नाउ फर्स्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, जो सब्सटेंस, याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान रहेगा, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड। तो अब हम किसी रिएक्शन में ये सारे एग्जांपल लेके चलेंगे कि जैसे Fe2O3 है और CO के साथ रिएक्शन होके ये रिडॉक्स रिएक्शन है। Fe2O3 से Fe फॉर्म हुआ है, यानी इसमें से ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि Fe2O3 से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, और CO जिसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन थी और CO2 बन गया है, यानी एक कार्बन के साथ अब दो ऑक्सीजन हो गए हैं। तो ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ हुआ है? CO में। रिमूव कहाँ से हुई ऑक्सीजन? Fe2O3 से। तो जहां से रिमूव हुई है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज CO, सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस Fe2O3। अब हमने क्या कहा था अभी कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस हुआ है
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस क्या हो रहा है? Fe2O3। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? CO। इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। सेम इन द नेक्स्ट रिएक्शन, CuO and H2, it is also redox reaction। इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। CuO से क्या बन गया? Cu। और H2O से क्या बन गया? H2O। इट मींस CuO से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, और H2O H2 में ऐड हुआ है। तो जहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वो रिड्यूस हो गया है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। सेम उसी तरह से होगा, सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज H2, व्हिच गेट रिड्यूस Cu, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO, रिड्यूसिंग एजेंट H2। तो अभी तक हमने इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। हमने रिएक्शन देखा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम कुछ रिडॉक्स के यहाँ इफेक्ट देख रहे हैं। तो इफेक्ट में कोरोजन, it is the effect of redox reaction। कोरोजन, जिसमें हमारी जो मेटल्स हैं हमारे सराउंडिंग में, आपने देखा होगा कि कई सारे मेटल्स अगर खुले बाहर छोड़ दिए जाएं, देन दे टर्निश एंड चेंज देयर कलर। जैसे कॉपर मॉइस्ट एयर में ग्रीन कलर का हो जाता है, और आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है, और कॉपर हॉट एयर में ब्लैक हो जाता है। एयर में छोड़ दीजिए खुला, तो ये ऐसी बहुत सारे मेटल्स हैं। इवन आपका सिल्वर भी ब्लैक हो जाता है, मैग्नीशियम ग्रेस हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मेटल्स सराउंडिंग में वाटर से, ऑक्सीजन से या CO2 से रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके उनकी लेयर पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। दिस इज नॉन एज कोरोजन। Any formation of new substance on the surface of metal in the surrounding, or the substance present in air, they react with metal to form the new substance on their surface, is called corrosion। So the corrosion एडवांटेजेस भी होता है कई मेटल्स के लिए, कि जब किसी मेटल पर एक लेयर बन जाती है कोरोजन की, तो उसके बाद फिर उस पर और रिएक्शन नहीं होता है, चाहे वो मेटल आप कितने भी ईयर्स के लिए छोड़ दीजिए सराउंडिंग में, ओपन एयर में छोड़ दीजिए, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। सो एडवांटेजेस, इट प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। प्रिवेंशन, अब रोकना जरूरी है, क्योंकि कोरोजन कई चीजों पर कोरोजन ये बड़ा हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, बहुत ही मतलब इकोनॉमिकल इफेक्ट शो करता है, बहुत ही डैमेज होता है आयरन का। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो कोरोजन, rusting of iron is also corrosion, and rusting of iron is very serious problem, because tons of iron, million tons of iron damaged annually, and economy loss होता है कंट्री का। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी मशीन्स पार्ट्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ओल्ड ब्रिजेस हैं, या और बहुत सारे आयरन के आर्टिकल्स हैं जो हमारे घरों में होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं ड्यू टू ऑफ रस्टिंग। So it is very harmful effect of corrosion। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी रेंसिडिटी में हम देखेंगे कि हमारे जो कई फूड है जिसमें ऑयल या फूड फैट ज़्यादा होता है, अगर उन्हें हम कुछ टाइम के लिए घर में रख दें तो उनकी स्मेल आने लगती है। स्मेल आने से मतलब क्या हुआ कि उसका जो ऑयल या फैट है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। इस फिनोमिनन को हम रेंसिडिटी कहते हैं, यानी जो हमारा फूड है विच कंटेनिंग द ऑयल एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज टू चेंज द टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे घर के बहुत सारे फूड आइटम हम ज़्यादा टाइम तक उनको रख नहीं सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए हम या तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें, या फिर आपने देखा होगा कि जो चिप्स पैकेट्स होते हैं, चिप्स पैकेट्स, उसमें गैस भरी होती है, और वो गैस है नाइट्रोजन, जो इन्वायरमेंट को इनर्ट कर देती है उसके अंदर, और वो रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि अंदर का जो
मटेरियल है, चिप्स वगैरह हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। या फिर इनको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाए या फिर लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। थैंक यू। मैंने वहां से पॉज कर दो। देख नहीं सुन रही थी वहाँ? हाँ तो भैया देख काफी बड़ी होगी। हाँ जाना